Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरा इनफाइनाइट सीरीज़ का चैप्टर चल रहा है जिसका आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 9। ये टॉपिक बेटा बीटेक का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होता है मैथमेटिक्स का, जो कि कॉमन होता है ऑल स्ट्रीम्स में, उसका एक टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज़। उसके अंदर आज हम सीखेंगे गॉस टेस्ट। तो ये लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले बच्चों मैंने रेशो टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, रेबीज टेस्ट सब करा दिए। अब ये उसके आगे की सीरीज़ है तो बेटा इससे पहले के लेक्चर सब सुन के आना ताकि ये लेक्चर अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो देखते हैं गॉस टेस्ट क्या होता है बेटा। ये देखिए बेटा, गॉस टेस्ट क्या चीज़ है। लेट सिग्मा यूएन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ठीक है। मतलब सारी टर्म सीरीज के अंदर पॉजिटिव होनी चाहिए, कोई नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए। सच दैट आप क्या निकालें, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 निकालो। अब आप रेशो टेस्ट, आपका रेबीज टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट सब में आपने यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 निकाला है। आप उसको निकालिए यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 और देखिए क्या वो इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। कांस्टेंट अल्फा प्लस बीटा बाय एन, मतलब 1 बाय एन की एक्सप्रेशन आएगी, उसका कोफिशिएंट बीटा ले लिया। फिर 1 बाय एन स्क्वायर आ जाए, 1 बाय एन क्यूब, 1 बाय एन 4, कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 होगा। कोई भी मतलब 1 बाय एन की कोई भी पावर ग्रेटर देन 1, ठीक है। और उसका कोफिशिएंट बन गया गामा एन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम यू एन बाई यू एन प्लस 1 को एक्सप्रेस कर पाए, जहां पर आपका अल्फा होना चाहिए कोई भी पॉजिटिव नंबर, अल्फा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और एन टू द पावर पी में पी जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 1 आपकी पावर होनी चाहिए एन की। तो जैसे एन स्क्वायर आ जाए, एन क्यूब आ जाए, एन 4 आ जाए, इस तरीके से बन जाए, ठीक है। और ये जो गामा एन है ये आपका एक बाउंडेड सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, अगर आप यू एन बाई यू एन प्लस 1 को इस फॉर्म में लिख पाए कभी भी, जहाँ पे गामा एन बाउंडेड सीक्वेंस हो, अल्फा ग्रेटर देन 0 और पी ग्रेटर देन 1 हो, देन आपका क्या रिजल्ट निकलेगा कि अगर ये अल्फा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। देखो पॉजिटिव नंबर तो है ही वो, अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी। जैसे हमारी लिमिट अगर ग्रेटर देन 1 आती थी तो हम बोलते थे सिग्मा यू एन कन्वर्जेस। यहाँ पे आप लिमिट नहीं निकाल रहे, सिर्फ यू एन बाई यू एन प्लस 1 निकाल रहे हो। अगर उसमें अल्फा ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो हम बोल देंगे सीरीज कन्वर्ज करती है। अगर लेस देन 1 आ जाए तो सीरीज डाइवर्ज करती है। और आपने सिर्फ अभी अल्फा का ही साइन देखा है, अल्फा ग्रेटर देन 1 है या अल्फा लेस देन 1 है, बस उसी पे डिसाइड कर लिया कि ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्ज है, लेस देन 1 पे डाइवर्ज है। बीटा कुछ भी हो सकता है, गामा इन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर अल्फा इक्वल टू 1 आ जाए, तो जैसे रेशो टेस्ट में हम बोलते थे कि आपका लिमिट 1 आती है तो टेस्ट फेल हो जाता है, उसी तरीके से याद कीजिए अगर अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा तब हमें क्या करना है, फिर हमें बीटा का भी देखना है कि बीटा की कितनी वैल्यू है। फिर हम बीटा की वैल्यू चेक करेंगे। अगर हमारी बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, तो आपको पता है ना ग्रेटर पे सारी चीजें हमने कन्वर्ज याद की हुई है, तो याद कर लीजिए अगर बीटा ग्रेटर देन 1 आ गया तो सिग्मा यू एन कन्वर्ज करेगा। एंड अगर बीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आती है तो सीरीज आपकी डाइवर्ज करेगी। तो बेटा देखो याद बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आप पहले अल्फा का साइन देखेंगे, अल्फा अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज, लेस देन 1 है तो डाइवर्ज। याद कर लीजिए ग्रेटर देन 1 पे ही कन्वर्जेंट है सारे टेस्ट, ठीक है ना। तो अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो सिग्मा यू एन कन्वर्ज करेगा, अल्फा लेस देन 1 है तो सिग्मा यू एन डाइवर्ज करेगा। अगर हमें अल्फा से आंसर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। पर अल्फा से आंसर कब नहीं मिलेगा, जब अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अगर अल्फा से आंसर नहीं मिला तो अब देखेंगे बीटा का क्या वैल्यू है। अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज, बीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्ज, ठीक है बेटा। तो ये बन गया मेरा गॉस टेस्ट। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, गॉस टेस्ट क्या चीज है। अब देखो ये देखना है कि गॉस टेस्ट किस काम आ रहा है, कब किस सिचुएशन में हमें यूज करना है। तो बेटा गॉस टेस्ट तो ना रेशो टेस्ट और रेबीज टेस्ट दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो रेशो टेस्ट फेल हो रहा था तो रेबीज लगा रहे थे, अगर रेबीज भी फेल हो जाए तो आप गॉस टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। जनरली हम बोलते हैं कि रेबीज टेस्ट और रेशो टेस्ट दोनों पर्टिकुलर केस होते हैं गॉस टेस्ट की, ठीक है। मतलब गॉस टेस्ट से ही निकले हुए हैं रेशो और रेबीज टेस्ट। तो आपको ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में कि पहले रेशो टेस्ट लगा के देखो, फिर आप वो फेल हो जाए तो रेबीज लगा के देखो, फिर रेबीज फेल हो जाए तो आप गॉस टेस्ट लगाओ। कोई ज़रूरी नहीं है आप चेन में काम करें, आप डायरेक्ट गॉस टेस्ट लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लगाना,
तो हमारा अगर काम रेशो से हो रहा होता है तो हम पहले रेशो से ही करते हैं, अगर रेशो से नहीं हो रहा होता तो रेबिस लगा लेते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा सीक्वेंस में लगाना है। आप डायरेक्ट अगर आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये क्वेश्चन आप गॉस से कर सकते हो तो आप डायरेक्ट गॉस से लगा लो, ठीक है। तो मैंने ये सारी बातें इस रिमार्क में लिख भी दी हैं बेटा, वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। ये लो कंप्लीट भी कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको चेन में लगाना है, राइट। चलो बेटा क्वेश्चन देखते हैं गॉस टेस्ट के कैसे सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, ये रहा मेरा क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर कोई भी एन की टर्म नहीं है। अगर एन की कोई टर्म नहीं है तो इसका मतलब मुझे यूएन तो नहीं मिला हुआ, मुझे यूएन खुद लिखना पड़ेगा। तो अब हम जनरलाइज करते हैं, देखो यूएन को लिखते हैं। आप देख रहे हो ऊपर न्यूमरेटर में 2 4 6 5 8 2 4 6 8 ऐसे आ रहा है। तो ये सारे क्या है, इवन टर्म्स हैं। इवन टर्म की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 2n होती है। तो हमने 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2n स्क्वायर डाल दिया। आप देख सकते हो कि इवन की रिप्रेजेंटेशन आपकी 2n से शुरू होती है और 2n होती है, तो हमने ऊपर 2n पे रोक लिया। आप बेशक n की वैल्यू डाल के देखो 1 2 3, आपको ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। नीचे देखो डिनोमिनेटर में ऑड नंबर है, 3 5 7 इनका स्क्वायर है ना। तो ऑड नंबर की रिप्रेजेंटेशन बेटा या तो 2n - 1 या फिर 2n + 1 होती है। बट हमारा 3 से शुरू होता है तो हम 2n + 1 लेते हैं, 1 से शुरू होता है तो हम 2n - 1 लेते हैं। तो हमारा किस पे रुक गया, 2n + 1 स्क्वायर। बेटा जब un लिख लो ना तो एक बार n को 1 डाल के देखो कि पहली टर्म आ रही है कि नहीं आ रही। फिर n को 2 डाल के देखो इस एक्सप्रेशन में सेकंड टर्म आ रही है कि नहीं आ रही। थर्ड में n को 3 डालो तो थर्ड टर्म आनी चाहिए। उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी un की जो एक्सप्रेशन हमने लिखी है वो हमने ठीक लिखी है, ठीक है बच्चों। अब un निकल गया, इसके बाद निकालो un + 1। तो n को n + 1 डाल दोगे तो un + 1 आ जाएगा। तो देखो लास्ट की टर्म क्या है, 2n। 2n में आप n को n + 1 डालो, देखो आपके पास है 2n, इसमें n को n + 1 डालूंगी तो यही आ जाएगा ना। तो क्या बना ये 2n + 2। तो लास्ट की टर्म आ गई 2n + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही देखो 2n + 1 का स्क्वायर है, इसके अंदर n को n + 1 डालोगे तो क्या बन जाएगा, 2n + 3 का होल स्क्वायर। सब बच्चों को समझ आ गया है, तो बहुत बारी कर चुके हो आप n से n + 1 कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब आपने इन दोनों को डिवाइड कर लिया। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है जो लाइक टर्म्स होंगी उनको काट देना जो कट रही हो, और जो बच जाए वो आप रख लेना। तो आपका ये बच जाएगा सिर्फ 2n + 3 का होल स्क्वायर और 2n + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आप ना बेटा अगर आपके मन में आ रहा है कि मैं रेशो टेस्ट लगाऊं तो आप बेशक देख लेना, इसमें लिमिट निकालोगे ना तो l = 1 आ जाएगा, लिमिट आपकी 1 आ जाएगी तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो रेशो लिमिट तो लगेगी नहीं, ठीक है, रेशो टेस्ट नहीं लगेगा। फिर रेबिस टेस्ट लगाओगे ना तो वो भी फेल हो जाएगा। मैं अब क्योंकि आपको गॉस टेस्ट सिखा रही हूँ ना तो मैं निकाल निकाल के नहीं दिखा रही आपको कि रेशो भी फेल हो रहा है, रेबिस भी हो रहा है। आप सब अपने आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको अब डायरेक्ट किससे करा रही हूँ, आपको गॉस टेस्ट से करा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने बेटा un/un + 1 की टर्म उतारी, ठीक है। अब इसमें आपको सबको पता है इस लिमिट को जब भी हमें सॉल्व करना होता तो हम क्या करते थे, डिवाइड कर लेते थे ना। तो मैंने क्या किया, दोनों को 2n से, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर की हर टर्म को 2n से डिवाइड कर लिया। तो मेरा आ गया 1 + 3/2n का होल स्क्वायर और 1 + 2/2n का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मैं देखो इसको सॉल्व करके ये 2 से 2 काट दिया मैंने। 2 से 2 काटने के बाद मेरे को डिनोमिनेटर में ये टर्म मिल गई। अब देखो बेटा मुझे गॉस टेस्ट लगाना है ना, तो मुझे इसे किस फॉर्म में लिखना है, जो हमारी एक्सप्रेशन थी अल्फा + बीटा/n + गामा/n²। तो मैं इसको अब क्या कर रही हूँ, 1 + 1/n स्क्वायर है ना, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। तो मेरा आ गया 1 + 1/n की पावर -2, ठीक है। अब बेटा इसका ना खोल लो, 1 + 3/2n का होल स्क्वायर है ना, तो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के इसको एक्सप्रेशन को खोल लो। तो मेरा आ जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है। सबको आता है a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और मेरा ये बच जाएगा 1 + 1/n की पावर -2, ठीक है बेटा। अब हम ना इस 1 + 1/n की पावर -2 को खोलेंगे। इसको खोलने के लिए मुझे कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ये देखो आपने बाइनोमियल में सीखा होगा, ये बाइनोमियल थ्योरम में 1 + x⁴n अगर आपको खोलना है तो इसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, 1 + nx + n(n−1/2 फैक्टोरियल x²। फिर एक एक टर्म बढ़ाते जाओ, n(n−1) n-2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और ऊपर आ जाएगा x³। इस तरीके से बेटा ये टर्म चलती चली जाती है। अगर आप ये भूल गए हो, आपको याद नहीं है, तो इसको लर्न करें। जैसे मैंने लॉगरिथमिक टेस्ट में लॉग वाली सीरीज याद कराई थी, इसी तरीके से ये भी बेटा एक स्टैंडर्ड सीरीज होती है। 1 + x⁴n की एक्सपेंशन जो है स्टैंडर्ड है, आपके सिलेबस में भी ज़रूर होगी ये। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है, और अप्लाई करना भी आना चाहिए। अब बेटा देखो मुझे निकालना है 1 + 1/n की पावर -2।
तो x की जगह पे तो लिख दो 1/n और n की जगह पे लिख दो -2 और इस फॉर्मूले में डाल दीजिए वैल्यू। ठीक है, तो देखो मेरा क्या आ जाएगा, ये वाली एक्सप्रेशन, ये जो ब्रैकेट जहां मेरी पेंसिल है, पहले मैंने इसको एज इट इज कॉपी कर लिया क्योंकि इस पे तो कोई चेंज नहीं आना, तो मैंने इसको तो एक्सप्रेशन को कॉपी कर लिया और ये 1 + 1/n की पावर -2 जो है इसके ऊपर मैंने ये वाली एक्सपेंशन लगाई 1 + nx वाली। तो देखो 1 अब प्लस nx होता है, n मेरा -2 है तो -2 बन गया और x कितना है मेरा 1/n है तो मेरा आ गया -2 1/n। फिर देखो प्लस n -1/2 फैक्टोरियल होता है, n की जगह लिखा -2, n -1 है तो -2 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर एक्स स्क्वायर लेना है, x कितना है 1/n है तो उसका स्क्वायर ले लिया 1/n²। फिर प्लस देखो फिर n n-1 n-2 तो क्या बना -2 -3 -4, n की वैल्यू -2 डाल के निकाला। ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर क्या आता है x³ x कितना है मेरा 1/n तो 1/n का क्यूब आ जाएगा। फिर हमने डैश डैश लगा दिया कि इसी तरीके से मेरी टर्म्स अब आती जाएंगी। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है बेटा, इसको थोड़ा सा मैंने सॉल्व करके लिख लिया, ये बन जाएगा -2/n और ये क्या बन जाएगा -2 और -2 -1 -3 हो गया, -3 को -2 से किया 6 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल था तो 3 आ गया, तो 3/n² प्लस, अब बेटा ये टर्म क्योंकि आती चली जाती, हम शुरू की कुछ टर्म्स लिख लेते हैं, बाद के लिए हम लिख देते हैं हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स चलती जाएंगी। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ब्रैकेट खोल दीजिए। कैसे ब्रैकेट खुलेगी, देखो इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो, पहले 1 से ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई करोगे, ये वाली लंबी वाली ब्रैकेट, तो यही आ जाएगा। फिर 6/2n से ये लंबी वाली ब्रैकेट ये वाली मल्टीप्लाई करोगे तो 6/2n से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बेटा मैं 9/4n² से मल्टीप्लाई करूंगी, मैंने वो करा, सिंपल ओपनिंग ऑफ द ब्रैकेट्स, और कुछ नहीं किया। फिर बेटा हमने इसको सिंप्लीफाई किया, देखो इस 6/2n को मैं अंदर ले गई और हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे 9/4n² को आप अंदर ले जाइए और हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने एक्सपेंशन याद कर रखी है, सीरीज की एक्सपेंशन लिखने के बाद मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स खोल लिया, मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। ठीक है बेटा, अब इनको टर्म्स को आपने नीचे खोला और सॉल्व किया, देखो अब इनके बीच में प्लस है ना, तो सारा 1 यहाँ से आ जाएगा और ये 2/n इधर से आएगा, इधर से 6/2n आएगा। ऐसे ही फिर n² के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लेना, फिर 1/n³ के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लो और उसको सॉल्व करो, तो मेरी ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने कांस्टेंट लिखा, 1/n की एक्सप्रेशन लिख ली, 1/n² की लिख ली और फिर डैश डैश लगा के लिख दिया कि हायर ऑर्डर टर्म्स आएंगी मेरे पास। ठीक है बेटा, फिर क्या करना है, अब देखो मैं क्योंकि गॉस टेस्ट लगा रही हूँ, ये सारी एक्सप्रेशन मेरी किस चीज की आई है, un/un+1 की आई है। ठीक है ना, तो मैंने ये एक्सप्रेशन को कंपेयर कराऊंगी राइट साइड ऑफ द गॉस टेस्ट। गॉस टेस्ट की राइट साइड क्या थी, अल्फा + β/n + γ(n/np), इससे इसको कंपेयर करो। देखो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 क्योंकि अल्फा कांस्टेंट था, बीटा क्या होता है 1/n का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे 1/n का कोफिशिएंट क्या है 1, तो बीटा की वैल्यू भी आ गई 1। अब 1/n⁻p जहां पर p ग्रेटर देन 1 होता है तो 1/n² है यहाँ पे, तो p की वैल्यू हो गई n² हो गई, फिर आगे n³ आ रहा होगा तो n³ हो जाएगी, जो भी टर्म्स है, तो उसका जो भी कोफिशिएंट बनता है दैट इज माई γ(n). तो मेरा γ(n) क्या आ जाएगा -3/4n² आ गया। ठीक है ना, मतलब मेरा ये γ(n) सीक्वेंस बन गया -3/4n²। अब आप देखो बेटा, इसके अंदर अगर आप लिमिट लोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी γ(n) लोगे आप, तो आपका क्योंकि हमारा γ(n) बाउंडेड सीक्वेंस होना चाहिए, तो मैंने इसको बाउंडेड सीक्वेंस बनाने के लिए जो है लिमिट ली इसकी। जब मैंने इसकी लिमिट ली तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/4n², इसकी लिमिट लूंगी तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना, γ(n) क्या है मेरा -3/4n² है। अब देखो इसके आगे n³ की टर्म रही होगी, उसके आगे n4 की रही होगी, तो आप उसमें से n² को हमेशा कॉमन निकाल सकते हो 1/n² को, तो γ(n) का जो γ(n) ये बन जाएगा, इसके आगे वाली जो भी टर्म होगी वो n की पावर p में चली गई आपके पास। ठीक है, तो अब ये आपके पास आ गया बेटा, इसकी लिमिट कितनी आई 0, इसका मतलब γ(n) वो सीक्वेंस है जो कि 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है ना, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो आपको पता है कि हमारी बहुत अच्छी थ्योरम है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो मेरे को पता चल गया मेरा γ(n) एक बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, तो γ(n) इज अ बाउंडेड सीक्वेंस बिकॉज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है बेटा, तो अब मेरे को ये पता चला कि इसने जो है गॉस टेस्ट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। तो अब गॉस टेस्ट का कंक्लूजन क्या कहता है कि अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अल्फा लेस देन 1 है तो सीरीज डाइवर्ज करेगी, और अगर अल्फा = 1 आता है तो हम बीटा का साइन देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मेरा आ गया अल्फा = 1,
तो इसका मतलब मैं बीटा का साइन देखूं, अब क्या है बीटा की वैल्यू देखूं, तो मैंने देखा बीटा की वैल्यू आ रही है 1। तो हमें पता है कि अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो सीरीज कन्वर्ज करती है, अगर बीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आता है बेटा मेरा, तो सीरीज मेरी डाइवर्ज करती है। तो मेरा तो बीटा इक्वल टू 1 आ गया, तो मेरा बाय गॉस टेस्ट क्या होना चाहिए, सिग्मा यू एन डाइवर्जेस। तो मैंने लिख दिया कि सिग्मा यू एन मेरा डाइवर्ज करेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो मुझे पता चला फाइनल आंसर मेरा आ गया सिग्मा यू एन डाइवर्जेस। तो इस तरीके से बेटा आप गॉस टेस्ट लगाते हो। गॉस टेस्ट में बस थोड़ा सा एक्सप्रेशन बनानी पड़ती है आपको, अल्फा प्लस बीटा बाय एन प्लस गामा बाय एन, गामा एन बाय एन की पावर पी वाली फॉर्म। ठीक है बच्चों, बाकी सारा सिंपल ही है, एक्सपेंशन लर्न कर लोगे तो लगानी आ जाएगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ। 1 प्लस अल्फा बीटा, नीचे है 1 गामा एक्स। तो ये जो सीरीज बेटा इतनी लंबी मैंने यहाँ लिखी हुई है ना, इस सीरीज को बोलते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसमें हम इसको बोलते हैं कि ये हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज है। हमें इसकी कन्वर्जेंस देखनी है कि कब होगी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैंने बेटा देखो इसके अंदर एन की टर्म नहीं दिखाई दे रही, तो पहले यू एन खुद लिखेंगे। तो आप देखो मेरा पहली एक्सप्रेशन है एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब। अब ये 1 के साथ अल्फा बीटा कुछ नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 1 फर्स्ट टर्म को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज में से एक टर्म कम भी कर दी जाए, मिटा दी जाए, हटा दें हम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे। तो मैं ना यहाँ से अल्फा बीटा 1 गामा एक्स जो है ना, यहाँ से फर्स्ट टर्म मान रही हूँ, ये मेरी फर्स्ट टर्म, दिस इज माई सेकेंड टर्म, देन दिस इज माई थर्ड टर्म। सो आई हैव इग्नोर्ड दी फर्स्ट टर्म। तो मैंने यू एन लिखना शुरू किया। बेटा देखो जरा, जब मेरी सेकेंड टर्म है तो एक्स की पावर है 2, थर्ड टर्म है तो एक्स की पावर है 3, तो nth टर्म होगी तो x की पावर हो जाएगी n। ठीक है, अब नीचे देखो इसके अंदर ऊपर न्यूमरेटर में अल्फा फिर अल्फा प्लस 1। अगर मैं सेकेंड टर्म लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर लिख रही हूँ, तो अल्फा कहाँ पे खत्म होता है, आके 1 पे खत्म होता है। ऐसे इधर देखो एक्स क्यूब है आपके पास, एक्स क्यूब है, अगर 3 पावर है तो मेरा अल्फा कितने पे खत्म हुआ, अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 पे खत्म हुआ। मतलब एक्स टू दी पावर n है, तो किस पे खत्म होना चाहिए, n माइनस 1 पे खत्म होना चाहिए, एक नंबर पहले खत्म होता है। इसलिए मैंने अल्फा को क्या लिखा, अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 और फिर आ जाएगा अल्फा प्लस n माइनस 1, क्योंकि जितनी x की पावर होगी उससे एक कम पे खत्म करना है आपको अल्फा। सिमिलरली बेटा बीटा भी देखो, बीटा बीटा प्लस 1, जितने अल्फा आ रहे हैं उतने ही बीटा आ रहे हैं आपके पास, है ना। तो हमने जैसे बीटा लिखा वैसे ही अल्फा लिखा, वैसे ही बीटा लिख दिया। बीटा बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 और लास्ट में आ गया बीटा प्लस n माइनस 1। अब डिनोमिनेटर देखते हैं। देखो अगर एक्स स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर है 1 इंटू 2, एक्स क्यूब है तो डिनोमिनेटर है 1 इंटू 2 इंटू 3, तो एक्स एन क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश डैश टिल एन आ जाएगा, क्योंकि जितनी पावर है उतने ही नंबर आ रहे हैं नीचे। तो 1 2 3 अगर पावर एन है तो एन तक आ जाएंगे नंबर। अब गामा को देखो, फर्स्ट टर्म है गामा, जैसे बीटा आ रहा है ऊपर अल्फा और बीटा आ रहे हैं उतने ही गामा नीचे आ रहे हैं। देख रहे हो आप, जैसे ऊपर अल्फा अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 1 है तो नीचे भी ऐसे ही आ रहा है गामा गामा प्लस 1 गामा प्लस 2। तो जैसे ऊपर अल्फा की एक्सप्रेशन लिखी, अल्फा को गामा कर दो, नीचे वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी गामा की, तो मेरी गामा की भी एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है बेटा, तो ये तो मेरा यूएन का जनरलाइजेशन हो गया। अब यूएन निकाल लिया तो यूएन प्लस 1 निकाल लो। कैसे निकालोगे, एन को एन प्लस 1 डाल दो। तो देखो बेटा अल्फा वाले में भी एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी, एन की जगह एन प्लस 1 डालूंगी तो एन प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा, अल्फा प्लस एन आ जाएगा, तो एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई अल्फा प्लस एन। ऐसे ही बीटा के अंदर एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी बीटा प्लस एन, ऐसे ही गामा में एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी गामा प्लस एन, और ऐसे ही इधर 1 2 3 डैश डैश टिल एन है ना, तो इसके साथ एक और टर्म आ जाएगी एन प्लस 1, ये जो मैंने लिखी है जहां मेरी पेंसिल है। ऐसे ही बेटा एक्स टू दी पावर एन का बन जाएगा एक्स टू दी पावर एन प्लस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया मेरा, यूएन निकल आया, यूएन प्लस 1 निकल आया, दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, जो टर्म कट रही है आपने उसको काट दिया और जो बच रही थी उसको हमने लिख लिया, तो मेरा बेटा ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें लिमिट वगैरह देखनी होती है इसकी या कुछ भी, आपको पता है यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 है, ऐसे क्वेश्चन आप बहुत बारी कर चुकी हो कि एन से सारी टर्म्स न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की डिवाइड कर लो। तो देखो मैंने गामा प्लस एन को के अंदर हर टर्म्स को n से डिवाइड किया तो गामा बाय एन बन गया, इसका n बाय एन होके 1 आ गया। ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर में बीटा को n से डिवाइड करोगे तो बीटा बाय एन आ जाएगा और n बाय एन को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। सेम काम आपने n ये वाली एक्सप्रेशन से कर लिया जहां मेरी पेंसिल है, हर टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने n से डिवाइड कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये आ गया मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
पहले मैंने, क्योंकि x का क्वेश्चन है ना, तो पहले तो हम एक बारी x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आंसर निकालते हैं। तो पहले मैंने इसकी लिमिट ली, तो देखो मैंने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाया दोनों के ऊपर। ठीक है, तो जब लिमिट लगाया तो आपको पता है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है तो 1/n 0 होता है, तो ये गामा बाय n भी 0 आ गया, तो आ जाएगा 1 + 0 और इधर आ जाएगा 1 + 0, ऐसे इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपकी लिमिट कितनी आ गई निकल कर 1/x। तो अब तो बेटा x हो जब भी तो क्वेश्चन में एक बार रेशो टेस्ट लगा के जरूर निकाल लो x की वैल्यूज क्या होंगी। तो रेशो टेस्ट लगाया तो आपको पता है रेशो टेस्ट कहती है लिमिट अगर ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज आपकी कन्वर्ज करती है। तो मेरी लिमिट कितनी आई है बच्चों, 1/x आई है। तो अगर 1/x आपका ग्रेटर देन 1 हुआ तो सीरीज आपकी कन्वर्ज करेगी। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, 1/x अगर ग्रेटर देन 1 है, आपने रेसिप्रोकल लिया तो 1/x का रेसिप्रोकल कितना होता है, x होता है, और 1 का रेसिप्रोकल 1। और आपको पता है जब भी रेसिप्रोकल लोगे आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ग्रेटर किस में कन्वर्ट हो गया, लेस देन 1 में। तो मुझे पता चल गया सीरीज कन्वर्ज करती है जब x लेस देन 1 होता है। ऐसे ही देखो बेटा, सिग्मा un डाइवर्जेस इफ 1/x इज लेस देन 1। क्यों, क्योंकि लिमिट थी 1/x। लिमिट अगर आपकी लेस देन 1 होती है तो सीरीज आपकी डाइवर्ज करती है। तो हमनार को पता चला कि 1/x लेस देन 1 पे सीरीज डाइवर्ज कर रही है। रेसिप्रोकल लिया तो हमें पता चला x ग्रेटर देन 1 पे सीरीज डाइवर्ज करेगी। ठीक है बेटा, अब x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1 दोनों पे मेरा आंसर बेटा निकल चुका है। बट जब x 1 होगा तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। तो मैंने अब केस कंसीडर किया x इक्वल टू 1 का। ठीक है बेटा, जब x इक्वल टू 1 है तो जो ये un वाली आपकी एक्सप्रेशन थी इसके अंदर x को 1 डाल दो। देखो यही था ना मेरा un/un + 1, इसमें x को 1 डाल दीजिए तो ये 1/x चला जाएगा और ये सारा मेरा बच जाएगा 1 + गामा/n वाला। ठीक है ना, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है तो अब हमें कुछ और सोचना है। तो x इक्वल टू 1 पे मेरा ये un/un + 1 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखो नीचे से डिनोमिनेटर को मैं ऊपर लेकर आऊंगी तो पावर -1 हो जाएगी, तो 1 + β/n जब ऊपर आया तो पावर बन गई 1 + β/n और साथ में आ गई पावर -1। ऐसे ही बेटा 1 + α/n को भी न्यूमरेटर में ले जाइए तो पावर बन जाएगी -1। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे आपको ऊपर एक्सप्रेशन सिखाई थी 1 + x⁴n की, वही लगाकर आप ये 1 + β/n की पावर -1 और 1 + α/n की पावर -1 को एक्सपैंड कर लीजिए। सेम लगानी है जैसे ऊपर लगाई थी। और ये जो दोनों शुरू की टर्म्स है जहां मेरी पेंसिल है बच्चों, 1 + गामा/n और 1 + 1/n, इसको खोल लो ब्रैकेट को। तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट खोलनी आती है सबको, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव टर्म्स पॉजिटिव पावर वालों को और नेगेटिव पावर वालों को एक्सपेंशन से खोल लिया। एक्सपेंशन क्या थी, 1 + nx होती है, n क्या है -1, तो -1 आया, और x कितना है β/n, तो 1 - β/n आ गया। फिर लिखेंगे n -1/2, तो n है -1, फिर n -1 हो गया -1 दैट इज -2 अपॉन n फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास, और फिर β/n का स्क्वायर आ जाएगा। फिर बेटा ऐसे क्यूब वाली टर्म आती है, तो हमने 2-3 टर्म लिख ली और फिर डैश डैश लगा दिया। सिमिलरली बेटा बीटा की जगह अल्फा कर दो तो ये वाली एक्सपेंशन आ जाएगी। सीधा ये वाली ये जो सेकंड वाली ब्रैकेट है ना आपकी, इसी में बीटा को अल्फा कर देना तो आपकी ये नेक्स्ट वाली ब्रैकेट आ जाएगी। क्लियर है, तो अब हो गया ये। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बेटा। देखो ये -1 × -2 हो गया 2, और नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होकर 1 बना देगा, तो ये बन जाएगा β/n का स्क्वायर इज β² ऐसे ही बेटा मैंने अल्फा वाली टर्म को ब्रैकेट को भी लिख दिया, सीधा बीटा को अल्फा करने से ही आ रही है ये टर्म, तो क्योंकि सिमिलैरिटी है दोनों में। अब आप इन ब्रैकेट्स को खोलिए। ठीक है, देखो कैसे खुलेगा। पहले मैंने इन शुरू की दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। देखो पहले 1 से ये वाली पूरी ब्रैकेट आगे वाली मल्टीप्लाई हुई तो आ गया 1 + गामा/n + 1/n, और गामा/n² भी आएगा, बट क्योंकि मैं n की टर्म्स ही लिख रही हूँ, हायर ऑर्डर टर्म्स को नहीं लिख रही हूँ, तो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, फिर है -β/n, -β/n से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो आ जाएगा -β/n, फिर -β/n को गामा/n से करोगे तो आ जाएगा -γβ/n²। मैं n² वाली टर्म्स नहीं लिख रही हूँ, मैं n वाली टर्म्स लिख रही हूँ, इसलिए मैंने डैश डैश लगा दिया। मैं हायर ऑर्डर टर्म्स नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ n वाली टर्म्स लिख रही हूँ। ठीक है, तो और ये वाली टर्म मेरी एज इट इज रह गई ब्रैकेट बाहर की। अब बेटा ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करो। जब ये मल्टीप्लाई करो तो फिर से n वाली टर्म्स लिख लेना, और हायर ऑर्डर टर्म्स के लिए हम लिख देते हैं ये O1/n²। O का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ 1/n² मतलब 1/n² वाली टर्म्स होंगी यहाँ पर।
या आप इसको काट के हायर ऑर्डर टर्म्स भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको ऐसी, ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है हायर ऑर्डर टर्म्स के लिए, ऑर्डर 1/n², ओ मतलब ऑर्डर, ठीक है, ये ओ मतलब होता है ऑर्डर, राइट। आप चाहें तो हायर ऑर्डर टर्म्स लिख लें। मैंने सिर्फ n वाली ले ली क्योंकि मुझे इसको किससे कंपेयर कराना है, गॉस टेस्ट की एक्सप्रेशन से कराना है, ठीक है। तो मुझे पता है कि जितनी हायर पावर्स होती है 1/n के बाद, जितनी हायर पावर्स होती है वो सारी गामा एन डैश में चली जाती है, तो इसलिए मैंने उसको सारा साइड में कर दिया, ठीक है बेटा। अब इस एक्सप्रेशन को आप कंपेयर कीजिए अपनी गॉस टेस्ट की एक्सप्रेशन से। गॉस टेस्ट की एक्सप्रेशन थी अल्फा प्लस बीटा बाय एन प्लस गामा एन बाय एन पी। मैंने अल्फा डैश बीटा डैश गामा एन डैश इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा बीटा इस्तेमाल हो रहे थे, तो मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ गॉस टेस्ट के अल्फा बीटा में और क्वेश्चन के अल्फा बीटा में, इसलिए मैंने इस पर डैश लगा दिया। तो बेटा देखो अल्फा डैश तो होता है कांस्टेंट, तो अब ये जो मेरी ब्रैकेट है ये वाली जहां मेरी पेंसिल है, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, सिर्फ 1 है, तो अल्फा डैश की वैल्यू तो आ गई 1। और बीटा डैश क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ 1/n, तो 1/n का कोफिशिएंट उठाओ, देखो ये चारों टर्म 1/n की है, तो क्या आएगा देखो 1/n को कॉमन निकाल लोगे तो गामा प्लस 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा, ये क्या बन जाएगा 1/n का कोफिशिएंट बन जाएगा। तो मैंने लिख दिया बीटा डैश हो गया गामा प्लस 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा। याद रखिए बीटा डैश इज द कोफिशिएंट ऑफ 1/n, तो 1/n के जितने कोफिशिएंट थे वो सारे उतार लिए यहाँ पे, और उसके आगे जितनी भी टर्म्स होती है n² की n³ की, वो सब किस में चली जाती है, गामा एन डैश में चली जाती है, ठीक है बेटा। तो मैंने लिख दिया गामा एन डैश कंसिस्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ द फॉर्म 1/np p ग्रेटर देन इक्वल टू 2। उसका चाहे बेटा कोई भी कोफिशिएंट हो, जब आप लिमिट लोगे तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n², 1/n³, ये सारे जीरो हो जाएंगे। अगर ये जीरो हो रहे हैं तो सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। अगर लिमिट फाइनाइट निकल कर आ रही है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस मेरा बाउंडेड सीक्वेंस होता है, तो मेरी गामा एन डैश के बाउंडेड सीक्वेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब मेरा गॉस टेस्ट अब एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि मेरी अल्फा बीटा और गामा मुझे सब कुछ मिल चुकी है, मेरी गॉस टेस्ट की एक्सप्रेशन बन गई। तो अब गॉस टेस्ट का कंक्लूजन यूज करते हैं। कंक्लूजन क्या होता है बेटा गॉस टेस्ट का, कि अगर सबसे पहले अल्फा देखो क्या होता है, मेरा अल्फा डैश अगर लेस देन 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट, और इक्वल टू 1 है तो फिर हम बीटा डैश का साइन देखेंगे। तो मेरा यहाँ पे अल्फा डैश क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकती सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बीटा डैश का साइन देखना है। तो मेरा बीटा डैश कितना है, गामा प्लस 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा। अब गॉस टेस्ट क्या कहता है कि अगर बीटा डैश ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्ज करती है, और अगर बीटा डैश लेस देन इक्वल टू 1 है तो सीरीज डाइवर्ज करती है। तो बेटा एक बार इसको ग्रेटर देन 1 डाल दो, एक बार लेस देन इक्वल टू 1 डाल दो, तो मेरा बीटा डैश क्या है, गामा प्लस 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा। तो मैंने इसको ग्रेटर देन 1 डाल दिया, तो देखो ये 1 इधर जाके 0 हो जाएगा, फिर मैं बीटा माइनस अल्फा को भी इधर की साइड पे ले गई, तो मेरा क्या बन जाएगा, गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0। जब इस बीटा माइनस अल्फा को इधर ले गए तो मेरा बन गया गामा ग्रेटर देन बीटा प्लस अल्फा। तो मुझे पता चला कि अगर अल्फा डैश 1 है तो गामा जो है वो ग्रेटर देन बीटा प्लस अल्फा होगा, तो सीरीज आपकी कन्वर्ज करेगी, ठीक है बेटा। ऐसे ही ग्रेटर है तो लेस का साइन लगाएंगे तो सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी। तो मैंने कर दिया सिग्मा यू एन डाइवर्जेज इफ गामा डैश लेस देन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो मेरा देखो बेटा ग्रेटर पे भी आंसर आ गया और लेस पे भी आ गया, तो मैंने लिख दिया सिग्मा यू एन कन्वर्जेस। ये तो मेरा ऊपर आ गया था रेशो टेस्ट से, एक्स लेस देन 1 एक्स ग्रेटर देन 0 इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 लिखा। अगर क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखी होती तो हम सिर्फ एक्स लेस देन 1 ही लिख देते। और डाइवर्जेंट इफ एक्स ग्रेटर देन 1, ये दोनों बातें तो मुझे रेशो टेस्ट ने दे दी थी ऊपर। मेरा जब गॉस टेस्ट लगा था वो एक्स इक्वल टू 1 पे लगा था, और x इक्वल टू 1 ने मुझे बताया कि सीरीज कन्वर्ज करती है जब गामा ग्रेटर देन अल्फा प्लस बीटा है, और सीरीज डाइवर्ज करती है जब गामा लेस देन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है। तो मैंने पूरा कंक्लूजन, बेटा लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए आपको, ताकि टीचर आराम से क्वेश्चन को चेक कर पाए कि आपने सारे केसेस कवर कर दिए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा ये हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्ज करेगी कब डाइवर्ज करेगी आपको पता चल गया। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था इसका गॉस टेस्ट का, जो हमने पूरा कंप्लीट किया आज, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से गॉस टेस्ट के सारे क्वेश्चंस बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं, आपसे हो जाएंगे। अब आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, मैंने दोनों इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको क्लास में करा दिए, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें
ऑल द बेस्ट।